हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानी ऑफिशियल में। दोस्तों, कल आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे कहानियों को लिखना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी लेकर हाजिर है, दो बैलों की कथा। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने ही यह पदवी दे दी है, उसका निश्चय ही नहीं किया जा सकता। गायें सींगे मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेर कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी भी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वो सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं न देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अडियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अथा एवं उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के 2 बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। दोनों पराई जाति के थे। दोनों देखने में बहुत सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही पर धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर ही रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूम चाट कर अपनी थकान मिटा लेते। नांद में खाली भूसी
पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात थी है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेजा। बैल को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गए गाय को तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं भागते, पगहिया पकड़ आगे से खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके फुकराते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके से रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमा लिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। गांव घर के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, उस जन्म के आदमी हैं। उसका विवाद प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खली भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम उन्हीं की ही
सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। आपकी उसने दोनों को गाड़ी में जोतता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या का समय घर पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हीं फूल सी झड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिक टक कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी आहत सम्मान की बत्था तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गाय ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। आपकी बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ तक बचेंगे। गाय दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजे, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसला है। आज दोनों के सामने फिर वही भूसा लाया गया। दोनों ने चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भौरे की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ मारती रहती थी। इसलिए उन दोनों बैलों में से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते डंडे खाते अंडते, शाम को धान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्लभ न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी मोटी रस्सियां मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसके माथे चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में
नथ डाल दी जाए। उसने गराह खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग पर से गए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव वाले मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। जब भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे क्या हुआ? कोई सांड डकौता चला आ रहा है। हाँ हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झाँक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन न भिड़ने पर भी जीत जान जाती। इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है, मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी तो कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड से फूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चलें? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जाने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रौंदता हूँ, तुम पीछे से रौंदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रौंदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग भोंक दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा से कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचो। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा ने तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा सींग
देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने भी उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गाय गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर न आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दमक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझे तो अब कुछ भी नहीं होगा। बस इतनी बूते की अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अब अपने नकुले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चित्थड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजाहापन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मिला, मार लिया। ऐसा जोर मारना किस काम था? और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी मारना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो है तो कितनी जानें बच जाती हैं। कितने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। दो चार और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा लो तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो हिम्मत और बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी है। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लग गया हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो, मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर यह मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने गधे को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने में खलबली मची। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि
मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुबले हो गए थे कि उठा न जाता था, ठट्ठियाँ निकल गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। अब दोनों मित्र निकले और अब उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक डढ़ियल आदमी, उनकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतजुन से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से भाग नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आई। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन के पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या आप भी बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते भरते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल कोई उछालता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। किंतु कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके 2 भाई बाधिक के हाथ में पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, या लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। या जाने देगा, इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। 2 बैलों को देखते ही दौड़ पड़ा और उसने बारी बारी से गले लगा लिया। मित्र की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम किए जाता हूँ। मैं समझाता हूँ, चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। डढ़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डढ़ियल का रास्ता देख रहा था। डढ़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर्य की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते रहे और हंसते थे। जब डढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डरा
डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे छोड़ता ना। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा देगा मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो दोस्तों, ये रही प्रेमचंद की कहानी, 2 बैलों की कथा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।